दोस्तों, जय आरसीएम। जगदीश कबीरा फिर आपका स्वागत करता हूं। आज की सीडी बहुत खास है, होकर रहेगा आदरणीय स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की। कमाल की एजुकेशन है। आप नोट्स बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपने क्या सीखा है इस सीडी से। टीम को बताइए कि ये सीडी बहुत खास है, बहुत कुछ सिखाएगी। आइए सुनते हैं स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी को। जय आरसीएम। एक ऐसे लीडर को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं। मैं इतना वादा करता हूं आपसे कि अगर उनके एक शब्द भी और एक वाक्य भी आपके दिल और दिमाग से उतर गया तो आपकी जिंदगी में ये समय बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा, चाहे आप इस बिजनेस को करें या ना करें। क्योंकि बात इस बिजनेस की नहीं है, बात इस पूरे जीवन की है कि इस जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। तो मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं पूरे सम्मान के साथ, आपको साथ में लेते हुए एक बार खड़े होंगे। उनके लिए खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं इनवाइट कर रहा हूं, प्लीज वेलकम मिस्टर सतीश पंडित फ्रॉम अम्बाला, प्लीज। नमस्कार। इज इट बॉम्बे? ये बॉम्बे है? मुंबई। इस विषय में बात करेंगे कि ये बॉम्बे से मुंबई क्यों हुआ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पर्सनली आई जेलस ऑफ यू। मेरे को थोड़ी इच्छा है आप लोगों से। दो कारण है, एक तो आप बॉम्बे में रहते हैं इसलिए, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो बॉम्बे हमारे लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रहता है। तो जिस आदमी के पास जो चीज़ होती है उसको उसकी हुक्कत नहीं होती, तो शायद आपको ज़्यादा महत्व नहीं हो कि आप बॉम्बे में रहते हैं। तो अपने लिए इस बात का बड़ा महत्व रहता है कि बॉम्बे कोई चीज़ है, समंदर से लगा हुआ एक शहर जहाँ से दुनिया की किसी भी सीमा को छुआ जा सकता है। मैंने यहाँ तक आने में लगभग 27 घंटे फास्टेस्ट ट्रेन में जर्नी की है। और मैं ऐसी तवक्को रख सकता हूँ, आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि 27 नहीं तो कम से कम 7 घंटे तो आप मेरे को सुनेंगे ही आज। यस और नो? आप बॉम्बे से हैं, दैट्स व्हाई आई एम जेलस ऑफ यू। दूसरा कारण क्या है कि एक ऐसी शख्सियत जो इस बिजनेस की बहुत कामयाब शख्सियत है, उसके साथ आपको बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिल रहा है, मिस्टर मुकेश कोठारी। तो दूसरा ये जो कारण है। और आप सब बॉम्बे से हैं और निश्चित रूप से बॉम्बे जो है हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है, तो निश्चित रूप से आप सब लोग अमीर हैं। नहीं सीधा है? यस। हाथ खड़ा करने में संकोच नहीं करें। एक कथा हो रही थी, कथा होती है, इधर भी होती है, कोई माँ या कोई बापू आके कथा करते हैं। तो बापू कथा कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि बुजुर्ग लेडीज बैठी हुई थी सब लोग, तो उन्होंने स्टेज से पूछा भी कितनी माई हैं जो स्वर्ग जाना चाहती हैं, हाथ खड़ा करो। तो सबके हाथ खड़े। तो सबसे आगे जो माई बैठी थी उसने हाथ खड़ा नहीं किया। तो बापू जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि शी इज सो रेगुलर इन सत्संग, कि इसने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया। तो बाद में उन्होंने उसे पूछा कि माई क्या तू स्वर्ग नहीं जाना चाहती? कहती चाहती हूँ। तो बोला हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? कहती मुझे स्वर्ग जाने के लिए मरने की क्या जरूरत है, अगर ये सब स्वर्ग चले जाएंगी तो स्वर्ग नहीं बन जाएगा। सो पार्ट ऑफ जोक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। और नॉर्थ इंडिया में बॉम्बे को लेके एक बड़ा रुझान रहता है। जब कोई आदमी बॉम्बे जाता है या बॉम्बे आता है तो उसको लगता है, शायद अगर आप बाहर से आके जब सेटल हुए हैं तो मे भी कभी आपको शहर ने आकर्षित किया होगा। तो उधर से कोई आता है तो उसे लगता है कि जैसे बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन उतरेगी तो शायद शाहरुख खान या मैं पिक्चर नहीं देखता, मेरे को ज़्यादा नाम याद नहीं है, कोई हसीना उसको लेने आएगी कि वो यस यू कम मोस्ट वेलकम इन बॉम्बे। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बॉम्बे इस तरह का सिटी है। मैं कल यहाँ स्टेशन पे उतरा तो मुझे आसियन बिजनेस की अपार संभावनाएं नजर आई, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ सभी लोग कपड़ा पहनते हैं। तो इस बिजनेस में जब आप कुछ कामयाबी ईश्वर करे, बहुत जल्दी आप वो मुकाम हासिल करें कि आपको भी कहीं जाने का मौका मिले दूर, जहाँ पहले ना गए हों,
तो वहाँ के लोगों के प्रति आपका रुझान, उन लोगों का आपके प्रति स्नेह, ये इस बिजनेस की मूल पूंजी है। वो उस पैसे से बहुत ज्यादा है जो इस बिजनेस में इनकम के माध्यम से, इनकम के रूप में मिलता है हम लोगों को। यू कैन जस्ट, आप इसको तभी फील कर पाएंगे जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मेरी ये तवक्को है, आज मेरी कोशिश भी है कि वो सब चीज़ें यहाँ घटित हों जिससे आपकी इच्छाएं, आपकी मुरादें बहुत जल्दी पूरी हों। मुंबई, बॉम्बे के बारे में अच्छा हुआ कि इसको मुंबई कर दिया, क्योंकि बॉम्बे से जिस तरह से यहाँ पिछले दिनों ब्लास्टिंग हो रही है, बॉम्ब, तो बॉम्ब वे यानी बॉम्ब का रास्ता। तो पिछले दिनों में जब सेमिनार था इधर आया तो उससे कुछ ही दिन पहले यहाँ ब्लास्ट हुए थे, 2-3 दिन पहले की बात है। तो उधर बाशी में मेरी बुआ रहती है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो भाई तुम ध्यान से आया करो, बस में ठीक से, ट्रेन में, टैक्सी में ठीक से देख के बैठा करो, ऐसे है बॉम्ब हो सकता है या। तो मैं मन में सोचूं कि यार मैं ध्यान कैसे रख सकता हूँ, ये तो बॉम्ब रखने वाले को चाहिए वो ध्यान से रखे। तो ओरिजिनली मैंने वो 12 साल पंजाब में बिताए हैं, जिन दिनों पंजाब में रेगुलर ये काम होते थे, बम का फटना और गोली का चलना, वो सब चीजें उधर रही। तो अभी मैं जैसे बॉम्बे में हूँ, उधर मेरा बिजनेस है आसियान बिजनेस, और मेरे आसियान बिजनेस का एक ग्रुप जम्मू में है, जम्मू कश्मीर, उधर भी आजकल कार्यक्रम हो रहा है। तो लोग समटाइम मेरे से पूछते हैं अभी कि बॉम्बे जा रहे हो और ये है, ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। तो इस बात में बताऊं आपको कि मैं 25 तारीख को जिस दिन आज यहाँ आने की रिजर्वेशन करा रहा था, तो 1:05 पे यहाँ पे 2 धमाके हुए थे। तो घर से मेरे को फोन आया कि कैंसिल कर दो, मत जा। तो मैंने एनीवे क्यों आया हूँ मैं बताता हूँ आपको, क्यों डरने लगता। और 11 तारीख को मेरी 1 बजे ट्रेन थी वहाँ से। सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा था 11 तारीख 2nd एनिवर्सरी थी ट्विन टावर के गिरने की, उसमें लिखा था महाराष्ट्र हाई अलर्ट। तो मैडम ने बोला कि अभी भी सोच लो। सो कश्मीर है, पंजाब को मैंने जिया है, बॉम्बे में मैं आपके सामने हूँ। आप एक चीज का ध्यान रखें, आपको, आप सावधान रह सकते हैं इस चीज से, ये कुछ नहीं होने वाला। मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ में एक चीज शेयर करता हूँ कि अगर बम फटते हैं, गोली चलती है, कोई डरने की बात नहीं है। पंजाब में मैंने 12 साल इस चीज को देखा है। तो एहतियात क्या रखने की बात है कि देखिए, कभी भी यहाँ, कभी भी कहीं भी जब कोई ऐसा हादसा होता है तो 2 कारण से लोग हताहत होते हैं, एक बम फटने से, दूसरा गोली चलने से। तो जब कहीं भी ये 2 चीजें हो, उस वक्त आप वहां नहीं होने चाहिए, बाकी कोई खतरा नहीं है। मेरे दोस्त हैं सुनील कुमार, देखिए आदमी हर चीज पे जोक ढूंढ लेता है, तो उन्होंने इस चीज पे भी जोक ढूंढा। क्या कि 2 उग्रवादी थे, तो दोनों की जेब में एक बम, और वो बम रखने जा रहे हैं फटाफट जल्दी में। तो एक दूसरे को बोलता कि भाई ऐसा चल, कहीं फट ना जाए। कहता चिंता मत कर, दूसरा है। सो ये लाइफ का, मैं आप देखिए, ये लाइफ का पार्ट है, ये सब चलता रहेगा और जीवन भी चलता रहेगा। जब से दुनिया बनी है अलग अलग कारणों से विघटन हुए हैं, अलग अलग कारणों से, बीमारियों से, दूसरी तीसरी जगह से। लेकिन एक सोच हम सबकी होनी चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है जीवन में वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अंततः जो है वो सत्य की, अंततः अच्छाई की जीत होती है। और हम सब लोग उस पार्ट, उस बेटर पार्ट का हिस्सा है, इस बात पे हम सबको गर्व होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ इसके साथ। थैंक यू वेरी मच। और हर आदमी का पहला दिन होता है इस बिजनेस में आने का। जैसे आज कुछ लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे हैं, तो आज से लगभग 1.25 साल पहले मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया। उन्होंने मेरे को बताया कि ये बिजनेस है, इसमें कपड़ा है और इसमें इनकम है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं पिछले 4-6 महीने से इसको कर रहा हूँ, मेरे को अभी तक 2500 रुपये पर मंथ की इनकम मेरे को आ रही है। तो मेरे को बाय प्रोफेशन आई एम जर्नलिस्ट, आई एम लैंडस्केपर, मेरा लैंडस्केप का बिजनेस है। एज हॉबी बीइंग जर्नलिस्ट मैंने लगभग 12-13 साल नॉर्थ इंडिया के करीब 12 न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट किया है। तो उन दिनों थैंक यू, उन दिनों मैं बिजी था, और वो मेरे फ्रेंड
मेरे उस प्रोजेक्ट से जहाँ मैं काम कर रहा था करीब 400 किलोमीटर दूर रहते थे। तो मैंने जल्दबाजी में कुछ सुना कुछ नहीं सुना, तो मैं वापस अपने काम पे चला गया। तो उस दिन के 1 साल बीतने के बाद अनजाने में कोई व्यक्ति मिला, जैसे अभी कुछ लोग किया करते हैं कि जो लोग मीटिंग में आए, प्लान देखा, उनको बड़ा एक्साइटिंग लगा, वो बिना ज्वाइन किए, बिना खुद सीरियस हुए, बिना अपने स्पॉन्सर से गाइडलाइन लिए लोगों से बात करना शुरू करते हैं। उसका नुकसान क्या होता है वो इसी कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। तो जब उन्होंने मेरे से शेयर की अपॉर्चुनिटी, उसके 1 साल बाद एक व्यक्ति मेरे को मिला, उसने बोला कि मैंने एक चीज देखी है, बहुत बड़ा पैसा बनता है उसमें। मैंने पूछा क्या? बोला आर्ट्स बिजनेस। मेरे को स्ट्राइक किया कि ये नाम सुना है मैंने। फिर मेरे को याद आया कि हाँ अपना आदमी ने मेरे से ये अपॉर्चुनिटी शेयर की थी। तो उन्होंने बड़ा एक्साइटमेंट में बहुत कुछ बताया। तब मेरे पास थोड़ा स्पेस था कि मैं इसको दोबारा देखूं। तो मेरे को लगा कि ये दिस इज राइट टाइम में भी। तो मैं 400 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने उस दोस्त के पास गया जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को अपॉर्चुनिटी शेयर की थी। तो उनके ऑफिस में मैं गया, तो मैंने पूछा कि वो सज्जन कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि वो मालदा गए हुए हैं, मालदा वेस्ट बंगाल। मैंने क्यों? कहते बिजनेस पर्पज से। मैंने कौन सा बिजनेस? कहते आर्ट्स बिजनेस। मेरे को बहुत झटका लगा कि अब तो सारी हिंदुस्तान में कर लिया, अब कुछ नहीं है इसमें। तो लगभग 2-3 दिन बाद फिर मेरे को मौका मिला, मैं फिर गया वहाँ, फिर उनको पूछा कहाँ है वो। पता चला कि वो वेस्ट बंगाल गए हुए हैं। किस काम से? आर्ट्स बिजनेस। मेरे को लगा कि अब तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन थर्ड टाइम मेरे से, देखिए आप एक आदमी ढूंढते हैं जो आदमी ज्वाइन करे और काम करे, और मैंने लगातार कम से कम भी 6 महीने अपने स्पॉन्सर को ढूंढा। और उनको मैंने क्यों ढूंढा? क्योंकि जब मैं 1 साल बाद उनसे मिलने गया तो वो तब भी आर्ट्स एंड बिजनेस कर रहे थे। आप चलते रहेंगे तो कोई आपको भी ढूंढेगा और वो मेरे जैसा होगा। आप सोचिए कि जब मैं 1 साल बाद उनको मिलने गया, अगर मेरे को ये मैसेज मिलता कि वो उस बिजनेस को छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने आज मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया होता। Am I right? सो तीसरी मुलाकात हुई, बात हुई, ये पेपर जो साइन आप करते हैं वो मैंने किया। उसी यात्रा शुरू हुई। बॉम्बे बिल्कुल वर्जन है अपॉर्चुनिटी को लेके, यहाँ अभी कुछ नहीं हुआ है। मैंने उस एरिया में इस बिजनेस को शुरू किया जहाँ पे ये बिजनेस पिछले 2.5 साल से चल रहा था। उसके बावजूद भी पूरे विश्वास के साथ लोगों से बात की। एवरेज यस मिलती जाती है इसमें, एक लॉ ऑफ एवरेज है, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आर्ट्स एंड बिजनेस को मना करे। दिस इज यस प्लान। और जिस तरह की लीडरशिप है फॉर्चुनेटली, और उस व्यक्ति को जिसने मेरे को साइन किया, जो मेरे स्पॉन्सर है, उनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र वत्स। आप पहले उनको इस धरती पे देख चुके हैं, और आज उनकी ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 50,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है और 1.25 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा उनसे निकले। सो एक लॉ ऑफ एवरेज है, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप कभी इस बात को ये ना लेके चलें कि भी फलां आदमी कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, या इस तरह की चीजें, इनकी कोई बात नहीं है। अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपको लोग मिलेंगे। तो अब ये देखें कि जिस व्यक्ति ने मेरे को 1 साल बाद इस अपॉर्चुनिटी को बताया, अगर वो सीखा हुआ होता, थोड़ा सा वो सीरियस होता, उसने खुद ज्वाइन किया होता, तो मैं उसको ज्वाइन करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो ये छोटी छोटी बातें हैं। आज हम काफी चीजों के ऊपर बात करेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो जहां जहां भी मेरा जाना होता है, जो वहाँ की कॉमन प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि दुनिया सारी एक जैसी है। कहीं भी कभी आपको लगता है कि बॉम्बे में नहीं वहां चलेगा, वो कहते हैं कि बॉम्बे में चलेगा। ये सब अल्यूजन और कंफ्यूजन है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और एक चीज का मैं आपको और प्रॉमिस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज 5-7 शहरों में देख ली है। आज हम एक छोटे से हाल में यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, और आप देखेंगे कि आप इससे बड़े ऑडिटोरियम में 2 महीने बाद बिजनेस जाएगा, और 2 महीने बाद इससे भी बड़े ऑडिटोरियम में, और लगभग 1 साल 1.5 साल का समय आप इसके साथ रहिए। और इसी तरह का कोई बड़ा सेमिनार क्रिकेट स्टेडियम में भी होगा, ये सच है। और ये बिजनेस बढ़ेगा, इस शहर में करोड़ों रुपए का टर्नओवर होगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो आपके माध्यम से होगा। जो लोग आज यहाँ पे हैं वही वो लोग हैं जिनके माध्यम से इस शहर में मैक्सिमम बिजनेस होने वाला है। सो यू आर लकी। अभी शुरू में जो लोग हाल ही में बिजनेस में आए हैं, उनके साथ एक शुरू में दिक्कत रहती है जो अमूमन आदमी के साथ रहती है। हम लोग एक्सपर्ट्स ढूंढना शुरू करते हैं कि फलां आदमी, उसने फलां एमएलए में बहुत अच्छा काम किया था, अगर वो आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। या मैं तो उन लोगों को ज्वाइन कराऊंगा जो काम करें। ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है।
क्योंकि आप प्री जज कर रहे हो। आप कभी नहीं बता सकते कि ये व्यक्ति काम करेगा और ये नहीं करेगा। आपको इस बिजनेस में एक किसान की तरह काम करना है। किसान किस तरह से काम करता है? किसान कभी भी बीज बोते हुए किसी बीज को पकड़ के ये पूछता नहीं है कि बता तू उगेगा कि नहीं उगेगा। अगर तो उगेगा तो तेरे को बोल, नहीं तो नहीं बोल। सही है गलत? तो जो भी लोग कपड़ा पहनते हैं, जिनके घर में भी चाय बनती है, जो भी लोग कभी कभी नहाते हैं 5-7 दिन में एक बार ही सही, वो सब लोग इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें पता हो कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, महेश भट्ट की कोई फिल्म फ्लॉप ही ना हो। हेलो, हो सकती है जी? अगर उसको पता हो कि कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, तो वो फ्लॉप होने वाली बनाएगा ही नहीं। सही है? अगर हमारे पेरेंट्स को पता हो कि कौन सा बच्चा लायक निकलेगा कौन सा नालायक, मैं और आप तो पैदा ही ना होते। ये ईश्वर का शुक्र है कि किसी को पता नहीं है, इसलिए हमें सब चीजें हैं। सो प्री जजमेंट जो है बहुत गलत है। कोई भी आदमी किसी भी तरह का है, किसी भी एटीट्यूड का है, जब वो इस बिजनेस में आ जाएगा तो इस बिजनेस की रंगत उसके ऊपर जब चढ़ेगी, वो अपने आप अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा, फल आएंगे उसके ऊपर। समय लगेगा। लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंगली इस बिजनेस में काम होना है। इसलिए किसी भी तरह की जो प्री जजमेंट है वो आपके बिजनेस को बहुत पीछे रख सकती है। प्री जजमेंट नहीं करें, सबको समान रूप से बिजनेस दिखाएं और उनको इस बिजनेस में काम करने का मौका दें। और सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस बिजनेस में, ऐसे बिजनेस में पिछले 3 साल में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम करके एक ऐसा मैप बना दिया है कि उससे चलते कोई भी कामयाब हो सकता है। जिस तरह से आजकल माहौल है, स्पेशली जैसे कश्मीर में हो रहा है, वहाँ एक चीज आती है कि जब रोड के ऊपर माइन बिछा दी जाती है ब्लास्ट करने के लिए। तो सपोज यहाँ माइन बिछी हुई है, नीचे बम है, आपको नहीं पता, और एक आदमी एक्सपर्ट है, वो आदमी ऐसे पांव रख के ऐसे आगे बढ़ के, उसको पता है कि कहाँ बम है कहाँ नहीं है, तो वो निकल गया। तो यदि आप बुद्धिमान है तो आपको निकलना है, तो सुरक्षित निकलना है, तो आप उसके पांव के ऊपर पांव रखते रखते, तब चिन्ह पे चलते चलते उसको क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि आप मनमानी करते हैं, इसी वजह से आपका बिजनेस और आपका प्रेम रहता है। खुशनसीबी से द पीपल लाइक मुकेश कोठारी, सुरेंद्र बस, भागचंद जी, कैलाश जी, त्रिलोक जी की अध्यक्षता में ये सारा काम हुआ है। अब सारा काम जो है हो चुका है, सारे पिन पॉइंट्स सेटल्ड है, ऑलरेडी पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला। इट्स क्वाइट इजी। लेकिन हम एज इट इज चीजों को डुप्लीकेट करने में रिजिड है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो परिपक्व हो गया है। हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वो यार सही है। तो टोटलिटी में ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जिस तरह से आपको सिखाया जाता है एज इट इज आप अगर फॉलो करते हैं, और कामयाबी के लिए हम कामयाब लोगों के उदाहरण देते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि किसी ऐसे कामयाब आदमी की स्टोरी आप बताइए, या सुनी हो या पढ़ी हो, जो रातों रात अमीर हुआ हो। नहीं है। तो आपको एक मौका मिला, जीरो से आपने शुरू किया, जीरो से मैंने शुरू किया, हर व्यक्ति ने जीरो से शुरू किया। तो आपको यहाँ गाइड फ्री है, गाइडेंस फ्री है। मुकेश जी आपको सिखाते हैं तो आपसे कुछ पैसा नहीं लेते। और यहाँ पे जो गाइडेंस होती है वो ऐसी नहीं होती कि कुछ भी बता दिया, क्योंकि जो आपका अपलाइन है वो आपको वो सिखाता है जिससे रिजल्ट आए, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, टाइम उसका लग रहा है शुरू में। तो वो आपको ऐसे नहीं बता देगा कुछ भी कि ऐसा कर लो, क्योंकि जब तक आपने मार्केट प्लान में क्या देखा कि जब तक नीचे 32,000 रुपया नहीं बचेगा तो ऊपर आपको आपके अपलाइन को 10,000 रुपया नहीं आएगा। तो गाइडेंस ऐसी है, बिल्कुल नपी तुली। उस तरह अभी जो आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे आप जाते हैं तो वहां गाइड मिलते हैं, वो गाइड अलग तरह के होते हैं। एक आदमी जयपुर गया, वहां एक जनाना महल है, उसने विजिट किया, तो गाइड ने उसको सब चीजें दिखाई, और बाई चांस उसी व्यक्ति को 1 साल बाद फिर वहीं जाने का मौका मिल गया। तो सेम गाइड बाई चांस, तो उसने गाइड ने उसको एक कमरा छोटा सा दिखाया और बताया कि यहाँ रानी नहाती थी, यहाँ इस कमरे में रानी नहाती थी। तो उस बंदे ने पूछा, यार कि 1 साल पहले मैं आया था तो तुमने बोला था कि उस कमरे में मेरे को जाके बोला था कि रानी इधर नहाती थी। बोला जी वो कमरा रिपेयर हो रहा है, आपको क्या मतलब कि रानी इधर नहाती थी या उधर नहाती थी। वैसी उस तरह की गाइडेंस यहाँ नहीं है।
यहाँ पे इतनी भी चूक करेगा कोई व्यक्ति आपके साथ, स्पेशली आपका अपलाइन, तो आपकी अपलाइन का बिजनेस बिगड़ने वाला है। बेशर्त कि हम उसको सीरियसली लें, उसको एज इट इज फॉलो करें, तो आपका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और हम सभी लोग जो है, अगर आप मेरे से रिलेट करते हैं, तो हम मिडिल क्लास एक सेगमेंट ऐसा है सोसाइटी का जिसको बिलोंग करते हैं। और मध्यवर्गीय परिवार जो होता है, मध्यवर्गीय जो सेगमेंट जो होता है, सुरेंद्र मोहन पाठक नॉवलिस्ट है, वो एक चीज लिखते हैं कि जो बिल्कुल जमीन सड़क के ऊपर जो आदमी आ गया है उसको कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ऊपर जो आदमी है वो भी उन चीजों से उभरा हुआ है। मिडिल क्लास आदमी है वो बहुत स्टेटस कॉन्शियस है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ईमानदार है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, बिजली का बिल ईमानदार से देता है, सारे काम, और उसका जो ईगो है वो नेचुरली हाई बहुत ऊपर रहता है। और ये फॉल्स ईगो है, झूठा, सच नहीं है इसमें कुछ भी। क्योंकि स्टेटस के बारे में कहा जाता है कि स्टेटस वो चीज है जब आपके पास होता है, तब जब आपके पास कुछ नहीं होता, स्टेटस वो चीज है। तो आप एक चीज वाजे करें, अपने करीब रखें, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि लोग क्या कहेंगे। आती है जी, कि मैं बैंकर हूं और मैं डॉक्टर हूं, या मैं ये हूं, मैं वो हूं, ठीक है, या मेरी एज इतनी है और मैं उसको कहूंगा कि भी ये कपड़ा है या ये ना लाइक, तो लोग क्या कहेंगे। पहली बात तो ये मान के चले कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते रहेंगे वो। और दूसरी चीज जो है, आप ये मान के चले कि आप मेहनत कर रहे हैं, सख्त मेहनत। अब अपने ऊपर ये एग्जांपल लेके सोचें कि आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है, वो बैंक में जॉब करता है, सुबह 5 बजे उठ के वो अखबार बांटता है, पेपर फेंकता है, और फिर वो ऑफिस जाता है। शाम को 5 बजे आके एक और पार्ट टाइम काम में जाता है वो। रात को 9 बजे 8:30 बजे आता है, खाना खाता है, फिर इवनिंग क्लास में पढ़ने जाता है। उस आदमी के प्रति आपको हे भावना है या गर्व है? है ना, गर्व है ना? तो अपनी कहानी बनाइए ऐसी, डू आर सेम बिजनेस, सुबह शाम का वक्त लगाइए ऐसी। हम देखिए लोग क्या कहेंगे, आप सोचते रहिए कि आपका पड़ोसी क्या कहेगा, और आपका पड़ोसी आजकल बिजनेस करके बहुत पैसा कमा लेगा, और ये नहीं सोचेगा कि आप उसको क्या कहेंगे। यदि आपके बिजली के बिल, यदि आपके बच्चों की फीस, यदि आपका मेडिकल खर्च, यदि आप में कोई इमरजेंसी आ जाए, भगवान ना करे हार्ट अटैक, दूसरी प्रॉब्लम आ जाए, अगर ये सारे खर्चे आपके पड़ोसी में देने हैं तो आप उसकी परवाह करें, अदरवाइज ना करें। देखिए, जिन चीजों को करते हुए हम डरते हैं, उन चीजों के ऊपर तो लोग गर्व करने वाले। आप करिए तो सही है। बॉम्बे हो सकता है, यस यस हो सकता है। तो केवल आप स्टार्ट करें, जिन चीजों से आपको डर लगता है, जिन चीज को आप ये सोचते हैं, हीन सोचते हैं, उन्हीं चीजों पे आपको गर्व होना शुरू हो जाएगा। उन्हीं चीजों पे आपके पड़ोसी और आपके रिश्तेदार गर्व करेंगे। लेकिन इस दुनिया की दिक्कत क्या है, people never accompany your struggle, people accompany your success। जब आप संघर्ष करते हैं तो आप अकेले होते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो सारे आपके साथ आ जाते हैं। तो चलेंगे? यस, चल सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में इतना कुछ आसान हो गया है आज की डेट में। जिस तरह के प्रोडक्ट हैं, जिस तरह की हेल्प है, ये एक्सेसिबल है, पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हैं। और जब हम आप ये मान के चलें कि आपका जो पिछला जीवन था, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी आपने अब तक गुजारे हैं, उस चैप्टर को बंद कर दें, और ये मान के चलें कि आज हमारा पहला दिन है इस पृथ्वी के ऊपर, और हमने आज एक नया सफर शुरू करना है। और आज के आने वाले 90 दिन में आपके जीवन में बहुत कुछ आ सकता है जो पहले कभी नहीं हुआ। थोड़ा सा ये मान के चलें कि पीछे अभी तक हम बहुत सारी ऐसी चीजों को ओढ़े हुए हैं जिसको हम दुर्भाग्य मानते हैं, कि मैं तो इतना पढ़ नहीं सका, या मैं तो उस परिवार में पैदा हो गया होता, या मेरा तब एक्सीडेंट ना हुआ होता, या मेरे को तब बुखार ना हुआ होता, या मेरे पिताजी ने तब मेरे को 500 रुपए दे दिए होते, या वो प्लॉट जो 500 रुपए में मिल रहा था 2 करोड़ का है वो हमने खरीद लिया होता। ये सारा पास्ट है।
और बहुत बार बहुत बुरी चीजें या बहुत ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं जो आपको लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ईश्वर वास्तव में ऐसा नहीं करता। उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, हमें वो चीज भले बुरी लगे। आप ये मान के चलें आज की डेट में आप जिस मुकाम पे भी हैं वो उस माल की योजना है और आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, और आप कहाँ से आए हैं इसका कोई महत्व नहीं है, आप कहाँ जा सकते हैं इस बात का महत्व है, और आज ये यात्रा यहाँ से शुरू हो सकती है। और आपने एक कहानी सुनी होगी, एक लड़का था, उसके पास रोजगार नहीं था, उसने एक विज्ञापन पढ़ा, उसमें लिखा था कि बस स्टैंड के ऊपर टॉयलेट अटेंडेंट की एक पोस्ट खाली है। तो उसको बड़ा उत्साह हुआ कि टॉयलेट अटेंडेंट की नौकरी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। तो वो नगर पालिका का जो वो बाथरूम वगैरह होता है बस स्टैंड पे, तो वो वहाँ गया तो उसको बताया गया कि ये आपको नौकरी मिल सकती है, बशर्ते कि ये एक फॉर्म है, आप इसमें साइन कर दें। तो उसने बोला कि मेरे को साइन करना तो नहीं आता। तो जवाब मिला कि फिर ये काम आपके लिए नहीं है। वो मायूस हुआ। जब घर को लौट रहा था तो रास्ते में उसको एक फ्रूट की दुकान उसने देखी। उसने उस फ्रूट विक्रेता को फलों को सजाने, पहुंचने और रखने का उसको हेल्प किया। उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिले और फिर वो उसमें आदत होगी उसको, फिर उसको उसमें काम मिल गया, फिर वो उस बिजनेस में आ गया, फिर उसकी एक दुकान हो गई, दुकान से बड़ी दुकान हो गई, बड़ी दुकान से वो एक कंपनी में शिफ्ट हो गया और उसका बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार हो गया। फिर वो विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सारे कारोबार वो करने लगा। शादी होगी, बच्चे हो गए, टाइम गुजर गया। एक बार बहुत बड़े बैंक के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसको बैंक ऑफिस में बुलाया गया। तो उसकी वाइफ साथ थी। तो बैंक मैनेजर ने उसके सामने एक डॉक्यूमेंट्स का एक पैकेट रखा। उसने बोला कि इसमें साइन करो। उसने बोला कि ये काम मेरी वाइफ देखती है, मेरे को साइन करना नहीं आता। तो बैंकर ने बड़े हैरत से पूछा कि तुम्हें साइन करना नहीं आता और तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें साइन करना आता होता तुम कहाँ होते? बोला पता है, बस स्टैंड पे। और पहली चीज है कि आप 100% यूजर बने। प्रोडक्ट आपने खुद पहना हुआ हो जब आप इस बिजनेस की बात करें, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि यार मैं करूँ ना करूँ, लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। शुरुआत आपसे होगी। आप कितने, आप अदरवाइज 100 चीजें कर लें, अगर आप बुनियादी चीज नहीं कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी ने संकल्प लिया कि चरखा चलाने का। तो गांधी जी ये कह सकते थे भी मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, मेरे को इतने डिग्निटी से मिलना पड़ता है, इतनी दूर में ट्रैवल करता हूँ, लोग मेरे पास आते हैं जाते हैं, मेरे पास कोई काम है, तो मैं नहीं चलाऊँ तो क्या होगा, लोग तो चलाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। कुछ भी करके उन्होंने स्वयं समय निकाला इसको चलाने के लिए। अगर आप करेंगे तो लोग करेंगे, आप नहीं करेंगे तो लोग नहीं करेंगे। जो कुछ भी आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन करे, सबसे पहले आपको अपने से शुरू करना पड़ेगा। स्वयं से शुरू करेंगे तब बात आगे बढ़ेगी। आपके तन के ऊपर कपड़ा आरसीएम का होना चाहिए। आपके घर में साबुन, चाय, जो भी आरसीएम के प्रोडक्ट हैं वो 100% यूज होंगे। वो आपकी पहली शर्त है, वो आपके लिए पहली क्वालिफिकेशन है बिजनेस को कामयाबी की तरफ ले जाने की। अगर हम वहाँ चूक कर रहे हैं, और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत देर लग जाती है लोगों को इसका डिसीजन लेते हुए। तो पहले ये तो आरसीएम का क्यों नहीं, जबकि ये पता है कि आरसीएम का बिजनेस जो कपड़ा है वो मार्केट से सस्ता है, अच्छा है, उम्दा है। ये सूट मैंने पहना हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा है। क्या कीमत होगी इसकी? इसकी कीमत है 350 रुपए है। सच, इस बंदे की नहीं, सूट की। तो 350 रुपए का सूट आप ढूंढिए मार्केट में, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो पहले आप खुद यूज करें, लोग आपसे पूछेंगे कि हाँ इतना सस्ता, इतना अच्छा, राइट। तो अगर पहली ही चीज बुनियाद का पत्थर ही अगर गलत है तो बिल्डिंग ऊपर आप कितना भी जोर लगाएं, एक कामयाब और एक सशक्त इमारत उसके ऊपर खड़ी नहीं हो सकती। और शुरू में कुछ गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से बहुत लोग बहुत अच्छा कैलिबर, बहुत अच्छी सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उनको बिजनेस की, हर चीज़ में वो परफेक्ट होते हैं। इस बिजनेस का एक रोग है, वो है उधार। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो उधार के बिना नहीं चलता और ये उधार के साथ नहीं चलता। यदि आप अपनी अपलाइन से उधार मांगते हैं तब भी आप गलत हैं, और यदि आप देते हैं तब भी आप गलत हैं। दोनों स्थितियों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि आपने 2 बार भी चूक कर दी तो आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का। टीम वर्क, किसी अकेले व्यक्ति के करने से यह काम नहीं चल सकता। आपको हेल्प जो ऊपर से मिलती है वो फ्री मिलती है और आपको लोगों को हेल्प करनी है। दूसरा, आपको सभी के वेल विशर होना पड़ेगा। यदि आप सोचें कि बॉम्बे में केवल मेरा बिजनेस चले, किसी का ना चले, तो ये नहीं हो सकता।
यदि सबका चला तो आपका चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा। क्योंकि कब चलेगा? जब माहौल बनेगा, जब बहुत सारे लोगों का बिजनेस चलेगा, तब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो टीम स्पिरिट, कोई भी व्यक्ति जो आरसीएम बिजनेस कर रहा है उसके साथ आपका एक ताल्लुक है, ऐसी भावना आपके मन में होनी चाहिए। उसके प्रति उदारता, उसके प्रति आपके मन में जगह होनी चाहिए कि वो मेरा भाई बंधु है। यदि वो कामयाब होगा तो आप कामयाब होंगे। तो क्योंकि संगठन की ही तो कमी है, संगठन जिस दिन हो जाएगा उस दिन सब ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें, आधी किताबें तो हमें इसलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमारे मन में कुछ रोग हैं, द्वेष के, शंका के, दुर्भावना के, स्वार्थ के। हम सब लोग स्वार्थी हैं, लेकिन उसके अनुपात का ग्राफ जैसे नीचे आएगा, हमारे इस बिजनेस का ग्राफ वैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। जब तक आप लोगों को अपना प्रेम, विश्वास, स्नेह, उनको ये एहसास नहीं दिलाते कि आप 100% उनके हित चिंतक हैं, उनके प्रति आपके मन में ऐसा भाव जब तक उनके मन में नहीं बैठ जाता है कि वो आपको अपना वेलविशर माने, तब तक बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और ये 2, 4, 10 लोगों को स्पॉन्सर करने की बात नहीं है, ये 2, 4, 10, 20 लोगों को दोस्त बनाने की बात है। जब आप सिंसियर हो जाएंगे कि आपके माध्यम से वो आदमी कामयाब हो, वो कामयाब हो, आपके ऐसे टारगेट होने चाहिए, ओनली देन यू कैन अर्न लॉट मेनी थिंग्स आउट ऑफ दिस बिजनेस। और अभी कई बार, कल भी बात हुई कुछ लोगों से, आज भी बात हो रही थी कि समटाइम आप किसी से भी बात करते हैं तो वो कहता कि नहीं, आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। इस बिजनेस में एक एहतियात है, वो इतना सेंसिटिव बात है, वो इतनी आम बात है, क्योंकि हम आसान काम करने से ही चूक जाते हैं। हमारी दिक्कत ये है, डॉक्टर हमें 1000 रुपए रोज की मेडिसिन देगा तो हम खा लेंगे, लेकिन 15 मिनट सैर नहीं करेंगे, क्योंकि मुफ्त मिलती है ना, सिंपल है। तो एक एहतियात आप रखें, जिनको भी वहम है कि लोग मानते नहीं, लोग मना करते हैं, तो ये कि लोगों को आरसीएम प्लान बताना नहीं है, दिखाना है। बताने और दिखाने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप लोगों को प्लान बता रहे हैं तो आपके पास कोई नहीं आएगा। आप प्लान दिखाने वाले बने। 5-7 मिनट की बात है, आप बैठे, सीख ले इसको। किसी भी व्यक्ति से टाइम ले, उसके साथ बैठे, क्रॉस द टेबल, उसको ड्रॉ करके दिखाएं कि ये प्रोजेक्ट है। अगर फोन पे बात करेंगे, चौराहे पे बात करेंगे तो दोबारा वो मिलेगा भी नहीं। जिस व्यक्ति के बारे में आप चाहते हैं कि वो आपको दोबारा दिखे ना, उसको प्लान बता देना, वो कभी नहीं आएगा आपके दर्शन करने। तो दिखाएंगे, तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो थर्ड पार्टी अप्रोच होता है। आप एक कंपनी ड्रॉ करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर ड्रॉ करते हैं, आप कंपनी का इतिहास बताते हैं, आप वो सारी चीजें बताते हैं कि 3 साल 6 लाख डिस्ट्रीब्यूटर, 32 करोड़ रुपया लोगों में बटा है, ये कंपनी का इतिहास है और ये सब चीजें हैं। और दूसरा, सीडी का उपयोग करें मैक्सिमम। होम मीटिंग, एक व्यक्ति को आप साइन करते हैं, साइन करने के बाद वो दोबारा नहीं मिलता, क्या कारण है? यदि आपको इस बिजनेस का अनुभव है, आपको है, मुझे पता है, तो उसको साइन करने के बाद उसको बोले कि चलिए बैठिए, एक लिस्ट बनाओ किन लोगों को आप जानते हैं। उसके बाद उसके घर में उसी शाम या अगली शाम 5, 7, 10 लोगों को, उसके रिश्तेदार, पड़ोसी, सब लोगों को बुला लें और आप उनसे बात करें, क्योंकि वो नया आदमी उनके क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा। आप उनको आंसर करें। आपके आंसर करने से 1-2 लोग यस कहेंगे, उस आदमी का मनोबल बढ़ जाएगा और वो फिर किसी भी मना को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। शुरू में थोड़ा सा किसी को भी आपको मनोबल उसका बना दे तो फिर वो रुकेगा नहीं। तो हम अधिकतर गलती क्या करते हैं कि हम लोगों को प्लान बताते हैं, फोन पे, चौराहे पे, ट्रेन में। जब भी आपको 5 मिनट मिल गया, ड्रॉ करिए कॉपी। मेरी इस कॉपी में बहुत सारे प्लान हैं जो मैंने लोगों को दिखाए हुए हैं। तो क्योंकि बोलने में, बताने में जो समय इसलिए लगना है, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे तब टोटल सारी चीज ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे तक, फिर उस आदमी को मना करने का उसके पास कोई मौका नहीं होगा, वो यस बोलेगा उसको। और समटाइम अगर हम कैलकुलेशन के आधार पे देखें कि अगर आपका कुछ लोगों का अनुभव होगा, कुछ और गतिविधियां भी उन्होंने की होंगी किसी एमएलएम में, तो आरसीएम बिजनेस को हम यस प्लान मानते हैं। मिनिमम एवरेज आती है लोगों के मना करने की इस बिजनेस में, मिनिमम, बेशर्ता कि आपने ठीक से उसको बताया हो, समझाया हो, जैसे मुकेश ने ड्रॉ किया था। क्योंकि जब ऐसे किसी बड़ी सेमिनार में बात होती है तो उससे आगे पीछे काफी चीजें हम बताते हैं, लेकिन अगर टोटलिटी में प्लान दिखाने की बात आती है तो वो 7-8 मिनट की कार्रवाई है। आप एक आंकड़ा अगर देखें
अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 7 लोग यस कहेंगे, ठीक, और 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 70 लोग यस कहेंगे, ठीक। और यदि इसी एवरेज से आप 1000 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 700 लोग यस कहेंगे। और ये डेट 1 साल के भीतर 6 या 10 महीने, जितनी जल्दी आपने करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप 700 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 1000 लोगों को प्लान दिखाते हैं, 700 लोग यस कहेंगे, तो इतना करते करते आप टेक्निकल बोनस में होंगे। तब आपकी पर मंथ इनकम होगी 1 लाख रुपये, लेकिन तब तक करीब 20 लाख रुपया आपके पास आ चुका होगा मोटे तौर पे, ठीक। लेकिन इस कार्यक्रम को करते हुए आपने 1000 लोगों से बात की, 700 ने यस कहा, तो लोग कितने लोगों ने कहा? 300 लोगों ने। अब 300 को 20 से अगर डिवाइड करें तो 6666 रुपए 66 पैसे आते हैं एक लोग को सुनने के। जब आपको एक आदमी मना करे तो आप मान लें कि मैंने आज 6666 रुपए 66 पैसे कमा लिए। एवरेज ऐसी आनी है, लेकिन चलना पड़ेगा उतनी दूर तक। फर्क क्या है कि हमें ये पता नहीं है शुरू में, और संभवतः कई बार 10 नो सुनने के बाद हमें कंजेक्टिवली 20 यस सुनने को मिलती है। तो ये उसी तरह ये कैलकुलेशन ऐसी नहीं बनी, इसके पीछे रिसर्च है, इसके पीछे लोगों ने टाइम लगाया है। और हार्मनी विद आसियन कल्चर, हार्मनी विद आसियन कल्चर, इस बिजनेस में प्रोडक्ट है, कुछ कंसेप्ट बेस्ड जो चीजें चलती हैं वहां कल्चर अलग होता है कि मैंने 5 ज्वाइनिंग डाल दी, ठीक है, मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता कि मैं तेरे ऊपर तू मेरे ऊपर, ये ऐसा एक एंट्री इधर एक उधर। ये प्रोडक्ट बेस्ड, इसमें एक ही एंट्री से काम होता है। 10-20-50 ज्वाइनिंग जो है वो कल्चर अलग है, वो कंसेप्ट बेस्ड में होता है। प्रोडक्ट बेस्ड में एक ही, अगर आपने ये गलती कर ली है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं 5-7 जगह इस बात को चेक कर चुका हूँ। लोगों ने अपने बिजनेस को खत्म करना है इसमें, उनको समझ नहीं आता कि यहाँ काम करूँ तो यहाँ काम करूँ, यहाँ काम करूँ तो उसको फायदा होगा नहीं होना चाहिए, यहाँ काम करूँ तो चल सकता है लेकिन इससे मेरा फायदा नहीं हो सकता, इसलिए मेरे को उधर काम करना चाहिए। तो 2-3 महीने में आदमी एक्टिव हो जाता है, बिजनेस हाथ से बाहर चला जाता है। यदि आप ये गलती कर चुके हैं तो आप कोई भी एक आईडी चूज कर लें, केवल उसी के ऊपर काम करें, बाकी को भूल जाए, बिल्कुल दिमाग से निकाल दें, अदरवाइज कोई फ्यूचर नहीं है। और आसियन बिजनेस में कल्चर है, आसियन बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। ईमानदारी से कुछ लोगों के साथ उनको पैसा दिलाने की कोशिश, उनकी कामयाबी के लिए प्रयास, खुद प्रोडक्ट का यूज करना, उसको करवाना, बिल्कुल हम्बल रह के, बड़ी ईमानदारी के साथ, शालीनता के साथ, सौम्य बुद्धि के साथ, ठीक है, बड़े स्नेहशील होके, किताबों को पढ़ते हुए, सीखते हुए, ठीक है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश इसमें होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग दूसरे बिजनेस से आते हैं, किसी दूसरी MLM से आते हैं, तो वो अपना कल्चर इधर थोपने की कोशिश करते हैं कि उधर हमारे यहाँ तो ऐसा होता था जी, ये ऐसा क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों नहीं कर देते, हमारे यहाँ जो है उसको बाहर छोड़ के आए। आई एम सॉरी, यदि आपकी कोई पहले से ट्रेनिंग है उसको वॉश कर दें, वो बिल्कुल यहाँ काम नहीं करेगी। क्योंकि हमारे, आपको एक चीज पता है, हिंदुस्तान में शादी के बाद 99% घरों में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि जो बहू आती है नहीं, वो इस बात को नहीं छोड़ती कि हमारे यहाँ तो है, और आपको बड़ा बुरा लगता है कि यार हमारे यहाँ तो क्या है, वो हर बात में। फिर हमारे जैसे हमारे यहाँ कहती, तो आपको एक ब्राह्मण परिवार था, उसमें एक बहू आई, तो उसकी सास ने उसको बोला कि देख ऐसा है, तुम्हारे जो ससुर हैं वो जीवने गए हुए हैं, समझते, कहीं खाना खाने गए हैं, तो तू फटाफट 4 लगा दे, क्योंकि वो आते ही लेट जाते हैं। कहती अच्छा, आपके यहाँ आते ही लेट जाते हैं, हमारे यहाँ तो 4 पे डाल के लाते हैं, 4 पे डाल के लाते हैं। सो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, आप एक देखिए, परिवारों में क्या होता है, एक परिवार की संस्कृति दूसरे परिवार में खपती नहीं है, तो एक बहू को आत्मसात करना होता है उस परिवार की सारी मान्यताओं, मर्यादाओं को, कल्चर को, खान पान, व्यवहार को, तब आपका परिवार सुखी रहता है। तो यदि आप उसको मिक्स करते रहेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। ऐसा मैं नहीं कहता कि वही आप सारे समझौते करें, लेकिन टोटलिटी में यहाँ बिजनेस है जहाँ पे एक एथिकल साइंस की बात हो रही है। सो यदि आपकी ट्रेनिंग कुछ दूसरी तरह की है तो वो कतई तौर पे यहाँ लागू नहीं होगी, कतई तौर पे वो सिद्धांत यहाँ काम नहीं करेंगे। आप जितनी जल्दी उससे अलग हो जाएंगे उतना आसान आपका काम हो सकता है।
और सेमिनार्स का एक महत्व है। अभी मेरी बात हो रही थी सिद्धू साहब से, उनका मानना था कि लोग आते नहीं हैं। लोग आएंगे, लोग आते नहीं तो आप कैसे आए साहब? आप लोग नहीं है क्या? हेलो, क्या बॉम्बे के सारे जागरूक साइंटिस्ट यही है क्या? आप विश्वास करें कि अगर आप आ गए तो और भी आएंगे, समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखें। बहुत 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 कुछ यहाँ होने वाला है। बनखेड़े स्टेडियम में मैच नहीं होगा, आरसीएम की एक कन्वेंशन होगी। रेडी फॉर दैट। चलना पड़ेगा उतना उतना, और उस स्टेज पे आप लोग होंगे, आप में से ये भी क्या है। तो जहाँ पे लोग देखिए, लोगों को जो लाने की बात है, आप किसी भी सेमिनार की ठीक से प्रमोशन करें, और जब किसी को लाने की बात होती है, एक बार उस आदमी से वन ऑन वन, आपको पता है कि 1 महीना बाद अभी डेट ये डिसाइड होगी, आप लोगों के साथ बैठ के आंखों में आंखें डाल के वन ऑन वन बात करिए कि ये जो सेमिनार है इसने मेरे जीवन को बदल दिया है और ये आपके जीवन को बदल सकता है। आप ठीक से प्रमोट तो करिए। तो पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा धंधा। वो आपको क्या, हर आदमी अपने धंधे के बारे में रोता है। आप बोलिए कि मजा आ रहा है भाई, कि मैं बड़ा परेशान था अपने काम से, लेकिन ईश्वर ने मेरी सुन ली, मेरे को ऐसा काम करने को मिल गया कि अब तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछेगा कि क्या काम है, बोला आ जाना, बता दूंगा जान में। है ना? आप वो ज्वाइनिंग 2 बंदे बनाने हैं लाइफ में, आप ठीक से प्रमोशन करें उसकी। और एक सेमिनार क्या है, बार बार किसान की तरह से आपको काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, किसान एक बीज को बोता है तो उसके लिए वो 3 तरह की संभावनाएं पैदा करता है जमीन के लिए, वही आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पैदा करनी है। किसान एक बीज को जब बोता है तो जमीन के अंदर 3 तरह की संभावनाएं पैदा करता है। पहली ह्यूमिडिटी, नमी, दूसरी हवा, तीसरी गर्मी। 3 चीजें जब उसको एक ही साथ मिलती हैं तो वो बीज है वो अंकुरित हो जाता है। तो सेमिनार में 3 चीजों की अवेलेबिलिटी रहती है। यदि कोई आदमी साइन हुआ है वो सेमिनार में नहीं आया, अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना है, तो सेमिनार में 3 चीजें मिलती हैं उसको। क्या क्या? नॉलेज, मोटिवेशन, बिलीव। ये 3 चीजें उसको यहाँ मिलती हैं। इससे पहले उसने किट खरीदा है, कपड़ा खरीदा है, बिजनेस नहीं खरीदा, उसके लिए जो बिजनेस है यहाँ आने के बाद। और इसका एक छोटा सा प्रूफ, आप सीडी उसको दिखाएं। सीडी का मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीडी एक सशक्त माध्यम है इस बिजनेस को, किसी भी आदमी को ये दिखाने के लिए कि ये कंपनी बेस्ड बिजनेस है, लोग हैं, लोग कामयाब होते हैं, एक आम आदमी इस बिजनेस से बहुत सारी इनकम ले सकता है और ले रहा है। तो ये केवल इसके थ्रू है। और सेकंड, जब कोई भी व्यक्ति, यदि आपको इस बिजनेस में कुछ ज़्यादा दिन हो गए हैं और आप उस लेवल को पार कर चुके हैं, तो जब भी कोई आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्साइटेड आदमी आता है तो आप ख्याल करें कि वो ये गलती ना करे। जो ज्वाइनिंग है, कोई भी पोटेंशियल आदमी एक ही महीने में 10, 20, 50 लोगों को ज्वाइन करा सकता है, ये होता है। उस वक्त आप इस बात का ख्याल करें कि वो अपने कॉमन फ्रेंड्स जो हैं, एक दूसरे को जानने वाले, उनको इस तरह से स्पॉन्सर करें एक लाइन में। और अपने फैमिली फ्रेंड्स और वो लोग जो इन लोगों के अच्छे जानकार नहीं है, इनको दूसरी तरफ रखें, ताकि दोनों में विवाद और खींचतान ना हो। क्लियर? हेलो? ये क्योंकि शुरू में अगर आपने ये गलती की तो समटाइम एक अच्छा चलने वाला आदमी जो है वो इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है। आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे हैं, आपके 2 दोस्त हैं, एक टेबल लगा दिया, एक टेबल लगा दिया, आप 3 दोस्त हैं और ये दोनों ने तलाक करा दिया आपने। ठीक है? तो ये गलती ना करके अगर ऐसे स्पॉन्सर करेंगे तो आपने 5 दोस्तों को ऐसे अगर ज्वाइन कराया होगा तो क्या महसूस होगा? इसको महसूस होगा कि मेरे नीचे 4 लोग हैं, इसको अच्छा लगेगा कि 4 लोग ऊपर हैं, वो मेरी हेल्प करेंगे और मेरे दोस्त ही हैं, अगर उनको मेरे से लाभ होता है तो वो इस बात को बचा लेगा। साइकोलॉजिकली आप कभी टिकट विंडो पे खड़े होते हैं टिकट लेने के लिए, तो यदि आप खड़े हैं और आपके आगे 20 लोग हैं तो आपको पसीना आएगा कि यार मैं तो बड़ी गलत जगह खड़ा हूँ। इत्तेफाक से एक दूसरी ट्रेन आगे खड़ी होती है, उसने उसके पैसेंजर्स ने वहीं से टिकट लेना दूसरी ट्रेन का, और 100 आदमी उसके पीछे लग जाता है। आप खुश हो जाते हैं कि मेरे पीछे था। हेलो? आप वहीं पे, आपका नंबर वहीं पड़ा है, आप 20वें नंबर पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप इसमें जानने वाले लोगों को ये साइकोलॉजिकली ये बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैं अगर नीचे भी हूँ तो मेरा बेनिफिट 4 लोगों को जाएगा जो मेरे दोस्त हैं, और ये 4 लोग मेरे को हेल्प करेंगे। और जब वो 4 लोग एक एक आदमी को भी स्पॉन्सर करके उसके नीचे लगाएंगे तो उसके नीचे भी 4 लोग हो जाएंगे, तो पसीना उसका सूख जाएगा। ठीक है? तो ये पहला एहतियात है कि जब भी कोई पोटेंशियल आदमी काफी लोगों को ज्वाइन कराता है तो यदि इस चीज का वो ख्याल रखेगा। और दूसरा,
अभी मुकेश जी ने बोला था कि जो क्यों सही में ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही हैं। और लेकिन जब भी कोई चीज चलती है, आपको याद है कि जब ये पिक्चर बनी थी हम आपके हैं कौन, हेलो, वो कामयाब हो गई। उसकी खासियत पिक्चर की जो भी हो, उसके नाम की एक खासियत थी, हम आपके हैं कौन, 4 शब्द एक सेंटेंस था। तो फिर उसी तरह की 100 फिल्में बनी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हेलो, एक ट्रेन चल जाता है, होता है। राजपूत ने बॉल पिक्चर बनाई थी, वो हिंदुस्तान की पहली ऐसी पिक्चर थी जो एक टीनेजर लव स्टोरी थी। उसके बाद हर फिल्म का ट्रेंड हो गया। तो जब कोई अच्छी चीज चलती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कुछ चीजें अच्छी चली, उसके बाद उसके बिगड़े हुए स्वरूप लोगों ने घर घर से कंपनी ब्ला कंपनी ब्ला कंपनी ब्ला कंपनी, एक आदमी एक थैला खोलकर 10 कंपनी डाल देता है उसमें, हेलो। तो ये माहौल है। अभी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ जिससे आपको जो वाज़ेह हो जाएगा कि सही और गलत चीज में फर्क क्या होता है। ये इसकी काफी आपको मिल जाएगी। डिफरेंस बिटवीन MLM एंड सो कॉल्ड MLM। पहले कॉलम में मार्जिनल डिविजिबिलिटी सिस्टम्स है, जिसमें वो सारी स्कीम्स आती हैं, जहाँ वो प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जो टेंजिबल नहीं होते। और दूसरी तरफ मेरे हिसाब से जहाँ मेरा ये हाथ है, वो पेड आउट सिस्टम, जिसमें आजकल बिजनेस आता है। दुनिया की तमाम वो कंपनी जो कंपनी बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, जो ईमानदारी और एथिकल बिजनेस करती है, दोनों में फर्क क्या है? तो इसमें लिखा है जो मार्जिनल डिविजिबिलिटी सिस्टम है वो है शॉर्ट टर्म है, करंट इनकम है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसलिए भागने में उनको आसानी जाती है। वो स्कीम्स है, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है, और अनसर्टेन प्रॉफिट है, और आपकी रेपो को वो डिक्रीज करती है। अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट काम करती है। विन एंड लूज सिचुएशन होती है। अवॉर्डिंग कर्ज विद मनी, आपको पैसा तो मिलता है लेकिन बहुत सारे लोग आपको बददुआएं देते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का उसमें नुकसान होता है। और दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज है, जिसमें लॉन्ग टर्म है, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन लॉ के ऊपर काम करती है, और कंपनीज की उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और स्टेक होती है, जिसकी वजह से उनके भागने का कोई चांस नहीं रहता। प्योर एथिकल बिजनेस उसमें आपको मिलेगा, लॉन्ग टर्म डिपेंडेबिलिटी होगी, रेजिडुअल इनकम, रॉयल्टी टाइप की इनकम उसमें उपलब्ध हो सकती है, और वो आपको एज ए बिजनेसमैन एस्टेब्लिश करती है। और हार्मनी विद नेचर, नेचर का जो नियम है डिलेड का, उसके ऊपर काम करती है। उसमें विन विन सिचुएशन रहती है, कोई भी आदमी उसमें लूजर नहीं होता। और अवॉर्डिंग ब्लेसिंग विद मनी, जब उसमें आपको पैसा मिलता है तो आपको बहुत सारी दुआएं भी मिलती हैं, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारे लोग इसमें कामयाब होते हैं, और ये उसका लॉ है। और देखिए, जब कोई शॉर्ट टर्म आप गेम में आते हैं, शॉर्ट टर्म स्कीम में आते हैं, उसमें पैसा जो आता है, लेकिन वो भी आपको बहुत कुछ नहीं दे पाता, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो मनी है, शॉर्ट टर्म जो गेन है, वो शराब की तरह होता है। आप जब आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये है नॉर्मल, आप 2 घंटे पी लेते हैं तो वो उसको यहाँ ले जाएगा, लेकिन जब वो उतरेगा तो वो आपको यहाँ लाके छोड़ेगा बहुत नीचे, क्योंकि आप उसमें से कुछ पैसा तो बना लेंगे, लेकिन आपकी रेपो जो है, आप दोबारा किसी के पास जाएंगे तो वो जो जितने भी लोगों को आप मैं इस बीच में बोलना नहीं चाहता, लेकिन यू कैन वेल अंडरस्टैंड ये फर्क है। कोई भी आदमी अपने आप को अगर मल्टी लेवल का जानकर बोलता है, उसके सामने ये सब चीजें रखे, इन फैक्ट्स को। मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस्ड यानी टेंजिबल प्रोडक्ट, जिसमें आप छू सके, महसूस कर सके, इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी दैनिक जीवन की जरूरत हो और आपकी उसके ऊपर 100% निर्भरता हो, उस तरह की बिजनेस की और उस तरह की अपॉर्चुनिटी की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। और लास्ट में मेरी बात लगभग पूरी हो गई है। 2-4 बातें मैं अपने इस तरह से आपको बोलने वाला हूँ, जो मैं जानता हूँ मैं आपको बताऊँ। आप मेरे बारे में कोई बहुत बड़ी धारणा बनाए। बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं हूँ, 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ से वर्किंग एज ए ऑफिसर, और मध्य वर्ग के परिवार में जितने भी चैलेंज होते हैं उनके साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपका स्नेह, आपका विश्वास, आपका प्यार एक एसेट है जो मेरे को प्रेरित करता है आपके पास बार बार आने के लिए और इस काम को, इसमें शो आगे बढ़ाने के लिए। जो मैं जानता हूँ इस बिजनेस के बारे में, मैं 3 चीजें जानता हूँ। नंबर 1, ये चलता है। नंबर 2, सबको इसकी जरूरत है। नंबर 3, हर कोई इसको कर सकता है। दैट आई नो। और एक चीज मैं और जानता हूँ, वो ये कि मैं सब कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं इन किताबों को पढ़ता हूँ। इसलिए मैं मुकेश जी और भागचंद जी छाबड़ा, मिस्टर केसी छाबड़ा एंड मिस्टर विनोद चंद जी ऐसे लीडर्स की सोबत में रहना पसंद करता हूँ, और इसीलिए मैं ईश्वर को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ।
विवेकानंद ने एक बात कही है, उसको मैं तस्लीम करता हूँ तहे दिल से, कि मैं हजारों से अच्छा हूँ, लाखों मेरे से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं पढ़ता और बढ़ता रहूंगा तो मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूँ। एंड और एक चीज मैं और जानता हूँ कि मुझे इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, इसलिए मेरा व्यवहार उसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं और जानता हूँ कि भगवान कहाँ है। एक बार मैं और जानता हूँ कि भगवान कहाँ है। जहां मैं खड़ा होता हूँ उसके ठीक ऊपर भगवान होता है, बताओ में। मेरी बात लगभग खत्म होती है, लेकिन आप अभी मैं अपने जो प्रेसिडेंट साहब हैं, कलाम साहब, उनको मैं पढ़ रहा था, उन्होंने एक चीज वहां लिखी कि आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप उनको बड़े बड़े सपने जरूर दें। आपके भी सपने जो है वो बड़े होने चाहिए, ताकि वो आपको प्रेरित कर सकें कुछ काम करने के लिए। एक लास्ट में एक दृष्टांत मैं आपके सामने रखूंगा, मे भी वो आपको कोरिलेट करे आपकी आकांक्षाओं के साथ। एक नन्ही सी बच्ची थी, उसने ईश्वर उसको स्वप्न हुआ, ईश्वर ने उनको दर्शन दिया, तो उन्होंने मांगा कि मैं जन्नत देखना चाहती हूँ, स्वर्ग देखना चाहती हूँ। तो ईश्वर ने बोला कि ये तो जिंदा जी को नहीं देख पाता, लेकिन उस बच्ची की जिद थी, उन्होंने मान ली, तो भगवान उसको स्वर्ग का दर्शन करा रहे हैं। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें उसको ले जा रहे हैं, तो वो एक एक के बारे में पूछती है और वो उसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़े हॉल में ईश्वर उसको ले गए, जो कई किलोमीटर में बना हुआ है एक हॉल। तो उसमें बहुत सारी चीजें फ्रेश पड़ी हैं लेकिन अधूरी। एक मकान है बहुत बढ़िया लेकिन अधूरा कुछ बना हुआ। एक डिग्री है MBBS की, लेकिन पूरी पेंट नहीं हुई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन अधूरी है, वो पूरी नहीं है। तो उस बच्ची ने पूछा कि ये क्या है, तो ईश्वर ने बोला कि ये हमारे यहाँ का गार्बेज हाउस है, ये हमारा कबाड़ घर है। बोला कैसे? उन्हें बोला कि ऐसा है कि नीचे जमीन के ऊपर जब भी कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है और उसके प्रार्थना के साथ उस चीज को हासिल करने के लिए काम करना शुरू करता है, तो हम ऊपर उस चीज का निर्माण शुरू कर देते हैं। तो अगर आप मकान के लिए काम कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम वो नीचे काम करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है, और हम वो उसकी कंस्ट्रक्शन करते चलते हैं। लेकिन जब वो बिल्कुल पूरा होने को आती है, गलती से वो प्रयास करना छोड़ देता है और उसकी आधी अधूरी चीज को हम गार्बेज में डाल देते हैं। तो आपके जो भी सपने हैं, जो भी ख्वाहिशें हैं, वो बिल्कुल पूरी हो सकती हैं यदि आप हकीकत में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू JRCM, लाइक एंड शेयर फॉर द टीम।